अच्छा, हमने देखिए लास्ट टाइम हम क्या बात कर रहे थे, हमने कहा था कि हमारे पास तीन तरह की स्ट्रेटजी है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, उसके अंदर बिजनेस स्ट्रेटजी होती है, और फाइनली हमारे पास जिसको हमारे पास फोकस करना है वो है फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। अब फाइनेंशियल स्ट्रेटजी के अंदर जब हम बात करते हैं तो हमारे पास तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं। कितने होते हैं हमारे पास? तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास? अगर हमारे पास फंड सरप्लस हैं तो हम क्या करें, हम उसको इन्वेस्ट करें। अगर हमारे पास फंड सरप्लस है तो हम क्या करें, उसको इन्वेस्ट करें। तो पहली हमारे पास स्ट्रेटजी है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। दूसरी, अगर हमारे पास फंड्स की शॉर्टेज है तो फिर हम क्या करें, उसको एक्वायर करें। एक्वायर करने का मतलब क्या है? एट मिनिमम कॉस्ट पे हम फंड्स हासिल करें। एट मिनिमम कॉस्ट पे हम फंड्स हासिल करें। तो हमारे पास दूसरी स्ट्रेटजी है, जब जब फंड्स की कमी होगी, फंड्स ज्यादा है इन्वेस्टमेंट, फंड्स की शॉर्टेज है तो फाइनेंसिंग। और जो तीसरी हमारे पास होती है वो होती है फंड्स की, एग्जिस्टिंग फंड्स की मैनेजमेंट। तो हमारे पास ये तीन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब देखो, अब इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करोगे, किसी ना किसी मार्केट में इन्वेस्ट करोगे। किसी मार्केट में आप इन्वेस्ट करोगे। अब वो मार्केट आपके पास रियल एस्टेट मार्केट हो सकती है, स्टॉक मार्केट हो सकती है, बुलियन मार्केट यानी कि गोल्ड मार्केट हो सकती है, फॉरेक्स मार्केट हो सकती है, आपके पास जो करेंसी मार्केट होती है, कमोडिटी मार्केट हो सकती है। कमोडिटी मार्केट से मुराद, हाँ, कमोडिटी मार्केट्स जैसे जो चीजें होती हैं उसको हम से फाइनली फिनिश गुड्स तक लेकर आ जाते हैं शायद, इसी तरीके से होता है। नहीं, देखो, कमोडिटी मार्केट से मुराद ये होती है कि जैसे हमारे पास आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, कॉटन हो गया, ये सारे क्या है, ये हमारे पास ये अलग अलग कमोडिटीज हैं। अगर हम इसमें डील कर रहे हैं, लेट सपोज मैंने कॉटन खरीदना और बेचना शुरू कर दिया, मार्केट तो है ना। आयरन मैंने खरीदना और बेचना शुरू कर दिया, बीच का मार्जिन में कमा रहा हूँ, तो मार्केट तो है। तो इस तरह से अगर कोई कमोडिटी है और उसमें डील कर रहा हूं, मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो ये क्या है, कमोडिटी मार्केट है। मैंने कहा भाई अभी आगे सर्दियां आ रही हैं, जब सर्दियां आएंगी तो कॉटन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। ये सोचते हुए मैंने क्या किया, मैंने कॉटन खरीद के पहले से रख लिया, और मैंने कहा भाई जैसे ही आगे जाके इसके रेट बढ़ेंगे तो मैं इसको बेच दूंगा। मैंने क्या किया भाई, मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। किस मार्केट में की हुई है? कमोडिटी मार्केट में की हुई है। रियल एस्टेट मार्केट, जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, स्टॉक मार्केट, जो शेयर्स वगैरह हमारे पास, बुलियन, गोल्ड मार्केट, फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज या करेंसी मार्केट, कमोडिटी, ये जितनी भी कमोडिटीज हैं, गुड्स हैं, उसकी मार्केट। ठीक है। अब ये फिनिश गुड फॉर्म में भी हो सकती है, रॉ मटेरियल की फॉर्म में भी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। फिर आती है हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट, वो कहलाती है डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट, ये डेरिवेटिव्स भी स्टॉक मार्केट में ही ट्रेड होते हैं। देखो, डेरिवेटिव क्या है, जो वर्ड हुआ है ड्राइव। डेरिवेटिव मतलब क्या है? ड्राइव। ड्राइव का मतलब क्या है, जिसकी वैल्यू किसी और वैल्यू से ड्राइव हो। जिसकी वैल्यू किसी और वैल्यू से ड्राइव हो। मसलन लेट सपोज हम कहते हैं कि एक स्टूडेंट की नॉलेज बेसिकली किस पे डिपेंड कर रही होगी? टीचर पे। जितनी ज्यादा नॉलेज टीचर की होगी वो उतनी ज्यादा वैल्यू डिलीवर करेगा स्टूडेंट को। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? टीचर की वैल्यू के ऊपर। तो ये क्या, ये वैल्यू ड्राइव हो रही है। इसी तरह से डेरिवेटिव के अंदर, डेरिवेटिव मार्केट के अंदर ये वैल्यू ड्राइव हो रही होती है किसी और प्रोडक्ट पे, किसी और प्रोडक्ट पे, किसी और कमोडिटी पे, किसी और इन्वेस्टमेंट पे ये डिपेंड कर रही होती है। मसलन सब प्राइम मॉर्गेज, इसका नाम सुना है? सब प्राइम मॉर्गेज। देखो, आई थिंक इट वॉज 2007, 2008, 2007 2008 के अंदर एक ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल मेल्टडाउन आया था। ये स्टार्ट कहाँ हुआ था? ये यूएस से स्टार्ट हुआ था। लेमन ब्रदर्स,
नाम सुना है लेमन ब्रदर्स का? वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट बैंक था, वर्ल्ड का, सिर्फ यूएस का नहीं, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट बैंक था। और इतना बड़ा बैंक डिफॉल्ट कर गया। बेसिकली उसकी डिफॉल्ट करने की वजह क्या थी? उसकी वजह थी मॉर्गेज। उसकी वजह थी मॉर्गेज। सिटी बैंक, आप लोगों ने सिटी बैंक का नाम सुना होगा। अब तक का जो सबसे बड़ा लॉस खाया है वो खाया है सिटी बैंक ने। क्यों खाया? मॉर्गेज की वजह से। मॉर्गेज क्या होता है? हम जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख के उसके ऊपर लोन देते हैं, ये क्या है? हमारे पास सीधा सा मॉर्गेज है। अब ये सब प्राइम मॉर्गेज के अंदर जो डिफॉल्ट हुए थे उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी, यूएस के अंदर जो ऑयल प्राइसेस थे वो बढ़ने शुरू हो गए। बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। अब वहां पे जो बैंकिंग सेक्टर है उसका कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और बहुत ज्यादा की वजह से उन्होंने बहुत ही नॉमिनल रेट पे एक तो उन्होंने इंटरेस्ट मॉर्गेज देना शुरू कर दिया, पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने ये नहीं देखा कि इसके पास क्या कैपेसिटी है कि ये रिटर्न कर सकता है या नहीं कर सकता। हमारे पास आप जब भी जाएंगे बैंक से लोन लेने के लिए तो मिनिमम वो कहता है कि आपके पास 30% आपको पैसा देना होगा। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हो बैंक से फाइनेंस के ऊपर, हाउस लोन के लिए, तो क्या कहता है कि मिनिमम 30% आपको देना लाजमी है। ऐसा है या नहीं कि मिनिमम 30% आपको देना लाजमी होता है? हम ये कहते हैं हमने प्रॉपर्टी आज हम फाइनेंस कर रहे हैं, ठीक है, मगर टाइम के साथ साथ अगर किसी वजह से प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन होगी तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? देखो, हम मॉर्गेज पे हमने दे दी, आपने मॉर्गेज की अमाउंट इंस्टॉलमेंट देना बंद कर दी। बैंक क्या करेगा? बैंक जाएगा मार्केट में और मार्केट में आपकी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर देगा। ठीक है। पूरे 30% हमने रखा हुआ है, वो किस लिए रखा हुआ है कि इन केस अगर मार्केट में उसकी वो वैल्यू ना मिल रही हो तो हम क्या करें, कितनी नीचे आएगी। इसलिए हमने ये 30% रखा हुआ है। यूएस के अंदर कंपटीशन इतना टफ था कि ये मार्जिन बहुत ही नैरो था, वो पूरा 100% बैंक फाइनेंस करने लगा था। अब हुआ ये कि 2006 से जो है एक फाइनेंशियल मेल्टडाउन स्टार्ट हुआ और इसमें इन्फ्लेशन बढ़ता चला गया। जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो लोगों ने अपनी इंस्टॉलमेंट ही नहीं भरी, वो कह रहे हैं हम कहां से इंस्टॉलमेंट भरेंगे। जब इंस्टॉलमेंट नहीं भरी तो बैंक निकला एट दी एंड कि भाई जब इंस्टॉलमेंट नहीं भर रहे तो हम इसको मार्केट में बेच देते हैं। जब वो मार्केट में बेचने निकले तो उसको खरीदने वाला कोई नहीं था। जब खरीदने वाला नहीं था तो उसकी मार्केट वैल्यू और डाउन होती गई। अल्टीमेटली जितना मॉर्गेज था वो सब लॉस पे बिक रहा था। एट दी एंड क्या हुआ? एट दी एंड जितने बैंक्स मॉर्गेज में इन्वॉल्व थे वो डिफॉल्ट होने शुरू हो गए। और लेहमन ब्रदर्स वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट बैंक होने के बावजूद डिफॉल्ट हो गया। बस समझ रहे हो? तो वो डिफॉल्ट हो गया। तो ये क्या हमारे पास, ये है मॉर्गेज। ये क्या है? मॉर्गेज। तो हमारे पास सब प्राइम मॉर्गेज, मॉर्गेज क्या था हमारे पास कि यूएस के अंदर हमारे पास जो इन्फ्लेशन रेट था वो बढ़ता गया। जब इन्फ्लेशन का रेट बढ़ता गया तो लोगों के पास कैपेसिटी नहीं थी कि वो उसका इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट रीपे कर पाते। तो वो डिफॉल्ट होने शुरू हो गए। जब बैंक निकला मार्केट में बेचने के लिए तो रियल एस्टेट मार्केट इतनी नीचे आ गई कि कोई खरीदने को तैयार नहीं था। तो जब वो मार्केट में बिका है तो सब लॉस से बिकने शुरू हो गए और आहिस्ता आहिस्ता करके फिर बैंक डिफॉल्ट होना शुरू हो गए। तो हमारे पास ये जो मार्केट है, इस जो मॉर्गेजेस थे, मॉर्गेजेस की बेसिस पे उन्होंने मजीद सिक्योरिटी इशू की हुई थी। मॉर्गेजेस की बेस पे मजीद सिक्योरिटी इशू की हुई थी। जब मॉर्गेजेस डिफॉल्ट हुए तो वो जो सिक्योरिटीज थी वो भी डिफॉल्ट होना शुरू हो गई क्योंकि उसके बैक पे क्या था, मॉर्गेजेस थे। तो ये तमाम चीजें कहलाती हैं डेरिवेटिव मार्केट। क्या कहलाती है? डेरिवेटिव मार्केट। तो इंशाल्लाह डेरिवेटिव मार्केट हम आगे जाके इन डिटेल देखेंगे। बट इसको समझने के लिए कि डेरिवेटिव मार्केट क्या होती है, जिसकी वैल्यू किसी और पे डिपेंड कर रही है और किसी और से ड्राइव हो रही है, वो है डेरिवेटिव मार्केट। उसके बाद हमारे पास होती है रेडी मार्केट या मनी मार्केट। ये वो मार्केट होती है जो फौरी तौर पे आप उसको इनकैश कर सकते हैं। मसलन आपके पास जैसे सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये क्या है, पास रेडी मार्केट है या मनी मार्केट है? आप गए, जैसे आपने जाके, टीडीआर फॉर्म्स एग्जैक्टली बिल्कुल, कैशमेंट ये भी के बिल्कुल लिए ऐसा ही है। करते हैं हम। बिल्कुल, जो फौरी तौर पे कैश में कन्वर्ट हो जाए वो रेडी मार्केट या
मनी मार्केट है। अच्छा, अब एक चीज, वो है यूरो मार्केट। यूरो का मतलब हरगिज 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 यूरोप नहीं है। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि यूरो का मतलब यूरोप है। यूरोप नहीं है। इस तरह से यूरो का मतलब यूरोप, आपका यूरो करेंसी भी नहीं है। यूरो मार्केट का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर मैं अपनी सिक्योरिटी, कोई भी अपना इंस्ट्रूमेंट अगर मैं किसी बाहर मुल्क में इशू कर रहा हूं, तो वो यूरो में कहलाएगा। अगर एक मुल्क अपने मुल्क से बाहर कोई सिक्योरिटी इशू कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? वो यूरो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यूरो। इसको यूरो इसलिए कहते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम ये यूरोप में स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए इसका नाम यूरो पड़ गया था। अमेरिका ने यूरोप में लॉन्च किया था, तो ये यूरो पड़ गया था। और जब से ये यूरो चल रहा है, तो यूरो मार्केट का मतलब क्या होता है? अगर पाकिस्तानी कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मैं पाकिस्तान से बाहर इशू करूं, तो वो क्या कहलाएगा? वो यूरो कहलाएगा। यूरो मार्केट कहलाएगा बेसिकली। ठीक है, या यूरो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। अब लेट सपोज, आप लोगों ने सुने होंगे बॉन्ड्स। ठीक है। अब बॉन्ड्स के अंदर एक कंफ्यूजन रहती है। वही होता है, बॉन्ड्स का मतलब कभी भी आपके ये वाले बॉन्ड नहीं होते जो के जो ना बॉन्ड जो खुलते हैं। इसको बॉन्ड का नाम किसने दिया मुझे नहीं पता, बट ये बॉन्ड नहीं होते। ये वाले बॉन्ड नहीं होते। बॉन्ड बेसिकली एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। बॉन्ड क्या है? एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये है कि अगर मुझे पैसे चाहिए तो मेरे पास दो ऑप्शन है। अगर मुझे पैसे चाहिए तो मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो मैं क्या करूं, या तो मैं बोरो कर लूं, किससे मैं पैसे उधार ले लूं, या मैं क्या करूं, मैं शेयर इश्यू कर दूं। तो मेरे पास फाइनेंसिंग के दो ऑप्शन है। या तो मैं क्या करूं, किसी से बोरो कर लूं, या मैं क्या करूं, या तो मैं क्या करूं, या तो मैं ये बोरो कर लूं, या मैं क्या करूं, शेयर इश्यू कर दूं। तो ये मेरे पास दो तरीके मौजूद हैं। ठीक है। अगर मैं बोरो करता हूं, किससे करूंगा मैं? मेरे पास बोरोइंग के लिए बैंक है। बोरोइंग के लिए कौन है? मेरे पास बैंक है। मैं बैंक के पास जाऊंगा, बैंक से मैं लोन ले लूंगा। एक तो ये तरीका है। ठीक है। दूसरा मेरे पास क्या, मैंने शेयर इश्यू कर दिए, उससे आ गया। अब एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं जाता हूं बैंक के पास, तो भाई बैंक का इस वक्त रेट क्या चल रहा है डिपॉजिट पे और आपका लोन के ऊपर? सर अभी तो नॉर्मली इस्लामिक में तो 16% चल रहा है मैक्सिमम। चलो 16% हम मान लेते हैं, ठीक है। और जो आपका इंटरेस्ट रेट चल रहा है बोरोइंग पे, बोरोइंग चल रहा है ऑलमोस्ट 35% के करीब। कितना चल रहा है? 35% के करीब कहीं आपका। ठीक है। ऑलमोस्ट 35% के करीब कहीं चला, 30 लगा लेते हैं। तो भाई 16% में कस्टमर को दे रहा हूं, और 35% या 30% में कस्टमर से चार्ज कर रहा हूं। ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट डबल में चार्ज कर रहा हूं। ठीक है। अब अगर मुझे लोन चाहिए तो मैं क्या करूंगा? हम इसको चलो, बजाय इसको 35 के, हम इसको कितने लगा लें हम लगा लेते हैं इसको 30 ही लगा लेते हैं। ठीक है। हमको 30 लगा लेते हैं। ठीक है। अगर मैं 16% प्रॉफिट दे रहा हूं और 30% में इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूं कस्टमर से, तो कस्टमर को ये नहीं लगेगा मेरे लिए नुकसान है, और जो बोरो कर रहा है उसको भी लगेगा कि नुकसान है, इतना ज्यादा प्रॉफिट चार्ज कर, इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो कस्टमर या कॉर्पोरेट कस्टमर वो करता क्या है? वो बैंक के पास नहीं जाता। वो बैंक के पास नहीं जाता है। वो क्या करता है? वो कहता है ठीक है भाई, मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिक्योरिटी इश्यू कर रहा हूं, और मैं इश्यू कर रहा हूं लेट्स से के 21% पे। चीट करने का बहुत बुरा हो रहा है। हम कर लेते हैं 21% के ऊपर। अब इसमें क्या होगा? वो जो कस्टमर है जो 16% पे इन्वेस्ट कर रहा था, अब उसको 5% एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसी तरह से वो जो बोरोवर था, जो 30% दे रहा था, उसको 9% का प्रॉफिट है।
दो 9% का बेनिफिट है। तो इसमें जो डिपॉजिटर था वो भी खुश है, और जो बोरोवर था वो भी खुश है। तो दोनों ऐसी कंडीशन में खुश हैं। मगर ये कब होगा? जब बीच से हम बैंक को हटा देंगे डायरेक्टली, जो बोरोवर है वो डिपॉजिटर के साथ कनेक्ट हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं बॉन्ड। इसको कहते हैं बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? ये कहलाता है कॉर्पोरेट बॉन्ड। कंपनीज डायरेक्टली बॉन्ड इश्यू कर रही होती है कि हर वो शख्स जो हमारे पास इन्वेस्ट करना चाह रहा है वो इन्वेस्ट कर दे। नॉर्मली 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए होता है। इतने अरसे के लिए जब तक हम आपकी अमाउंट रिपे नहीं करते उस तक आपको इंटरेस्ट देते रहेंगे, और इतने अरसे बाद आपकी अमाउंट आपको वापस दे देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें दोनों को बेनिफिट है, डिपॉजिटर को भी और बोरोवर को भी। ये कहलाता है बॉन्ड। ठीक है, इसमें हम बीच से बैंक को हटा देते हैं। तो जो बॉन्ड होते हैं ये डेट इंस्ट्रूमेंट है, और कॉर्पोरेट इसको यूज कर रहा होता है किस चीज के लिए? इंटरेस्ट से बचने के लिए या इंटरेस्ट को मिनिमाइज करने के लिए। बॉन्ड मार्केट बेसिकली हमारे पास बिल्कुल उसी तरह से होती है जैसे हमारे पास स्टॉक मार्केट है। अनफॉर्चुनेटली बॉन्ड मार्केट हमें नहीं पता या हम नहीं देखते। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बॉन्ड मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती। इंडिया के अंदर बाकायदा बॉन्ड मार्केट है। जिस तरह से स्टॉक मार्केट ट्रेड हो रही होती है वहां पे सेम ऐसे बॉन्ड मार्केट भी ट्रेड हो रही होती है। कि अगर किसी को लेट्स सपोज कि 5 साल का इंस्ट्रूमेंट लिया हुआ है, अगर किसी को 1 साल 1.5 साल के बाद पैसे चाहिए तो क्या करेगा? वो जाएगा बॉन्ड मार्केट और उसको बॉन्ड मार्केट में जाके सेल कर देगा। बट अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान में बॉन्ड मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए हमें इसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं है। तो वापस से बात करते हैं, अगर पाकिस्तान को पैसा चाहिए लेट सपोज, तो वो क्या करेगा? पाकिस्तान अपने बॉन्ड्स इशू कर देगा। कहां पे? पाकिस्तान से बाहर, यूरोप में, अमेरिका में, कहीं पे भी। तो अगर पाकिस्तान बॉन्ड इशू कर रहा है पाकिस्तान से बाहर, तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी यूरो मार्केट। लेट सपोज पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज डॉलर का रेट है वो ऊपर जा रहा है। क्यों ऊपर जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के पास डॉलर्स एग्जिस्ट नहीं करते या मौजूद नहीं है। डॉलर्स कहां से आएंगे? जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो डॉलर आएगा, कोई और तरीका नहीं है। या फिर हम ओपन मार्केट से हम उसको परचेज करें। तो एक तरीका यह भी होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है? अपने बॉन्ड्स इशू कर देती है पाकिस्तान से बाहर। लेट्स सपोज अमेरिका के अंदर, जब अमेरिका में इशू करोगे तो वहां से क्या आ रहा होगा? वहां से डॉलर्स आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये है यूरो मार्केट। तो अगर बॉन्ड्स आपने पाकिस्तान से बाहर इशू किए हैं, ये गवर्नमेंट ही कर सकती है, तो ये कहलाती है यूरो मार्केट। और नॉर्मली पाकिस्तान जो बॉन्ड इश्यू करती है पाकिस्तान से बाहर, वो होता है सुकूक बॉन्ड के नाम से। पाकिस्तान इशू करता है पाकिस्तान से बाहर। ठीक है, नॉर्मली इस पे कभी कभी इस पे इंटरेस्ट भी होता है। कुछ जगह पे इन्होंने इंटरेस्ट पे इशू किया हुआ है, कुछ जगहों पे इन्होंने इस्लामिक इशू किया हुआ है। तो ये कभी इंटरेस्ट वाला इशू कर रहे होते हैं, कभी इस्लामिक इशू कर रहे होते हैं। ये दोनों इनके पास मौजूद हैं और पाकिस्तान करता है। तो ये क्या है? यूरो मार्केट। और जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है वो क्या है? वो है बॉन्ड। बॉन्ड क्या है? लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है जो आप यूज करते हो अपने पास बोरोइंग करने के लिए। इसमें क्या करते हो? आप इंटरमीडियरी जो आपका बैंक था उसको आप बीच से कटा देते हो, और जो डिपॉजिट था आप उससे डायरेक्ट हो जाते हो। इसमें ये विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। आपको भी इंटरेस्ट कम देना पड़ता है, और जो डिपॉजिट करवा रहा होता है उसको भी इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा होता है एज कंपेयर टू बैंक, क्योंकि बैंक का काम ही यही है। बैंक का काम ही यही है। ठीक है, तो इनमें से, इन मार्केट्स में से किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि जैसे कि नॉर्मली जैसे जो बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी है वो यहाँ पे जो डॉलर्स भेज रहे हैं, जो अब मुख्तलिफ अकाउंट्स खुल रहे हैं, रेमिटेंस अकाउंट, जो रेमिटेंस वगैरह भेजते हैं, वो भी इसी की टाइप होगी जैसे नहीं आप बता रहे हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। जो रेमिटेंसेस भेज रहे हैं वो डायरेक्टली किसी के नाम पे आ रही है। देखो, रेमिटेंस किस पे पास आ रही है? डायरेक्टली किसी के नाम पे आ रही है, जी। गवर्नमेंट के पास नहीं आ रही, गवर्नमेंट के अकाउंट में नहीं आ रही, मतलब वो गवर्नमेंट के। पाकिस्तान में तो भेज रहे हैं ना बाहर से बिल्कुल। डॉलर, जैसे वो अपना डॉलर अकाउंट खुलवाते हैं या हम्म, उसमें
डिपॉजिट तो वो डॉलर में ही करवा रहे हैं, तो करवा रहे पाकिस्तान में हैं। डॉलर्स देखो, तो आ रहे ये हैं। बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने अकाउंट खोला हुआ है और ये अकाउंट ही है, ठीक है, अगेंस्ट किसी जी। इंस्ट्रूमेंट के नहीं आ रहा। पहली चीज, किसी इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट में ये नहीं आ रहा। दूसरी चीज, वो लोग यहाँ पे डिपॉजिट करवा रहे हैं, आपने बाहर इशू नहीं किया हुआ। बात समझे? हम्म। पाकिस्तान ने बाहर कोई इंस्ट्रूमेंट इशू नहीं किया जिससे अगेंस्ट में पैसा आ रहा हो। वो लोग ऐसा ही है। डायरेक्टली डिपॉजिट करवा रहे हैं अकाउंट में। समझे? सही। अगर कोई जो इंस्ट्रूमेंट सर अभी हाँ, ये सर्टिफिकेट्स भी आए, जो इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स, ये आई थिंक सब इमरान जो खान के अभी दौर में निकले issue थे। हुए थे ये। जी जी, तो फिर ये चीजें क्या है फिर? हाँ, ये चीज क्या है, ये जो सर्टिफिकेट थे ये कहाँ इशू हुए? पाकिस्तान में। कहाँ इशू हुए? पाकिस्तान में। इन्वेस्टर ऑल दो पाकिस्तान बाहर से में। था, इन्वेस्टर ऑल दो बाहर से था, बट इशू कहाँ हुए? पाकिस्तान में हुए। अगर ये इंस्ट्रूमेंट आप पाकिस्तान में। पाकिस्तान से बाहर इशू करते तो ये आपके क्या होते? यूरो मार्केट में आ जाते। यूरो इंस्ट्रूमेंट मार्केट, हाँ आपने बिल्कुल। पाकिस्तान में ही रखा हुआ है, ठीक है। प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप सही अंदर से है। बाहर जाते हो तो फिर उनके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं, और अब उनके फॉलो होंगे जी तो वो इसमें अपना मार्जिन भी रखेंगे। भाई हम क्यों इशू करने दें? बात समझ रहे हो? तो वो लोग क्या कर रहे होते हैं, अपने जी। भी चीजें देखते हैं कि भाई हमें इससे क्या बेनिफिट मिलता है, मिलना है। अब आपकी चीजें हम यहाँ क्यों बेचें? देखो, हम है वो पागल, हर चीज हम बेच रहे होते हैं यहाँ पे, बट वो लोग ये देखते हैं कि हमें क्या बेनिफिट मिलना है। तो जब आप यहाँ से बाहर कोई इंस्ट्रूमेंट देते हो तो वो अपना बेनिफिट भी देखते हैं। तो उससे बचने के लिए, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन से बचने के लिए हमने क्या किया, अपने पास ही इंस्ट्रूमेंट इशू कर दिया। और हमने क्या किया, हमने उनको फैसिलिटेट किया कि भाई आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें, ठीक है। अगर हम अपना इंस्ट्रूमेंट वहां दे रहे होते तो यूरो मार्केट बन जाता ये, मगर हमने अपना इंस्ट्रूमेंट अपने पास ही रखा हुआ है।